हाय एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स मेस्ट्रो। आज 22 सितंबर से 24 सितंबर तक का करंट अफेयर एनालिसिस करेंगे। पहली न्यूज़ आइटम देख लेते हैं, ये डिगोंग कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में है। डिगोंग बेसिकली सी काऊ को डिगोंग बोला जाता है। ये मरीन एनवायरनमेंट में रहने वाला एक मैमल है, पिक्चर में दिख रहा है ये। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अभी एक फर्स्ट डिगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, जैसे टाइगर रिजर्व होता है, ठीक है, या फिर एलिफेंट रिजर्व होता है, अलग अलग एनिमल्स को प्रिजर्व करने के लिए, रिजर्व करने के लिए उनके लिए एक अलग से डेजिग्नेटेड एरिया बनाए जाते हैं। तो वैसे ही तमिलनाडु गवर्नमेंट ने फर्स्ट डिगोंग को कंजर्व करने के लिए एक रिजर्व बनाया है, डिगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। ये जो है ये पाक बे में है। फर्स्ट ऑफ ऑल पाक बे में बनाया गया है। ये कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स जो तांजुआर हैं और पुदुकोटाई डिस्ट्रिक्ट्स हैं तमिलनाडु की, इनके वाटर्स को कवर करता है ये जो पाक बे में बनाया हुआ डिगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। इसके अलावा डिगोंग जो है वो एक एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है। कंजर्वेशन, डिगोंग की कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डिगोंग जो है वो पूरा का पूरा जो फूड चेन है, सी का फूड चेन है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिगोंग की कंजर्वेशन से सी ग्रासेस की क्वालिटी बढ़ेगी, सी ग्रासेस का अमाउंट बढ़ेगा। अगर सी ग्रास के बेड ज़्यादा अवेलेबल होंगे तो वो फिशिंग का ब्रीडिंग ग्राउंड की तरह सर्व करेंगे, और इन जनरल एंटायर जो मरीन फौना और फ्लोरा है, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए डिगोंग का कंजर्वेशन ज़रूरी है। डिगोंग जो है सी काऊ को बोलते हैं। ये एक हर्बीवोर मैमल है। सी में रहने के बावजूद ये कुछ भी कार्निवोरस चीज़ें, कुछ भी नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स नहीं खाती है। ये सिर्फ हर्बीवोरस एनिमल है। ये प्लांट बेस्ड इसकी डाइट है बेसिकली, और ये एक्सक्लूसिवली सी में रहने वाला मैमल है। डिगोंग जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है मरीन इकोसिस्टम के लिए। उसके अलावा फूड चेन भी ये मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी हैबिटेट के बारे में देखो तो ये 30 कंट्रीज़ में, ऑल इन ऑल वर्ल्ड में देखें तो ये 30 कंट्रीज़ में अराउंड पाया जाता है। इंडिया में देखें तो गल्फ ऑफ मन्नड़ में देखने को मिलता है, गल्फ ऑफ कच्छ में है, पाक बे में है, अंडमान और निकोबार आइलैंड में देखने को मिलता है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें इसका स्टेटस वल्नरेबल दिया गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर ये शेड्यूल 1 में है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है अंबेडकर सर्किट के बारे में। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है उसने अभी एक स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन अनाउंस की है जो अंबेडकर सर्किट को कवर करेगी। अंबेडकर सर्किट बेसिकली 5 जगहों को बोला जाता है। इसमें अंबेडकर सर्किट या पंच तीरथ 5 जगहें हैं जिनको प्रपोज किया था गवर्नमेंट में 2016 में। ये जो टूरिस्ट सर्किट है, मतलब टोटल अगर स्वदेश दर्शन नाम की एक स्कीम है, स्वदेश दर्शन स्कीम के अंडर 15 टूरिस्ट सर्किट जो है उनको डेजिग्नेट किया गया है, उनको रिकॉग्नाइज किया गया है। अलग अलग हैं, जैसे कृष्णा का सर्कल है, राम का सर्कल है, सिख जो रिलीजियस साइट हैं उनका एक सर्किट है। तो ऐसे 15 अलग अलग सर्किट्स हैं। तो उनमें से एक सर्किट जो है वो है अंबेडकर सर्किट। अब अंबेडकर सर्किट में 5 तीर्थ हैं। जन्मभूमि, जहाँ का अंबेडकर का जो बर्थ प्लेस है ये मध्य प्रदेश के मऊ में है, जहाँ पे उनकी बर्थ हुआ था। फिर शिक्षा भूमि, जहाँ पे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, जहाँ पे उन्होंने एजुकेशन अटेन की थी, ये लंदन में है जहाँ पे वो रहे थे। उसके अलावा दीक्षा भूमि जो है वो नागपुर में है, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस किया था। फिर महापरिनिर्वाण भूमि, जहाँ पे उनकी डेथ हुई थी, ये दिल्ली में उनकी डेथ हुई थी। फिर उसके बाद चैत्य भूमि उसको बोला जाता है जहाँ पे उनकी क्रिमेशन की गई थी, ये मुंबई में है। आइडिया ये है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को, स्पेसिफिकली जो टूरिस्ट लोग जो इस मॉ को या फिर इन एरियाज़ को विज़िट करते हैं, नागपुर को विज़िट करते हैं, दिल्ली को विज़िट करते हैं, तो उन लोगों को टूरिस्ट पर्सपेक्टिव से, टूरिस्ट पिलग्रिमेज के पर्सपेक्टिव से इन एरियाज़ में भी अट्रैक्ट करना इस स्कीम का एक मेन एम है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है टिफ्लॉसिस के बारे में। टिफ्लॉसिस जो है ये एक बहुत एक काइंड ऑफ एक बिजार सी स्पीशीज़ है, एक सी क्रिएचर है जो बहुत टाइम पहले इसका फॉसिल मिला था। एक्चुअली ये जो टिफ्लॉसिस है इसको एलियन गोल्ड फिश कहा जाता है। ये 330 मिलियन ईयर्स अगो ये धरती पे सर्वाइव करता था। इसका फॉसिल जो है वो 1960 में डिस्कवर किया गया था, लेकिन इसकी फीचर्स इतने पेक्यूलियर थे कि साइंटिस्ट को कभी पता ही नहीं लग पाया, कभी वो समझ नहीं पा रहे थे कि इसको किस क्लास के अंडर रखा जाए, कि क्या इसको फिश बोलें या इसको मॉलस्क बोलें, एम्फीबियन बोलें, या इसको किस क्लासिफिकेशन के अंडर रखा जाए। 50 ईयर्स से इसका ये पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन अब इसमें एक स्पेशल फीचर मिला है। इसमें ये जो टिफ्लॉसिस है तो इसमें एक ऑर्गन मिला है, उसमें एक ऑर्गन का फॉसिल मिला है, रेड्यूला जो है ये एक टंग लाइक ऑर्गन होता है जिसके ऊपर टीथ्स प्रेजेंट होते हैं बहुत स्पीसीज में, ठीक है। ये मोलस्क में होता है, ठीक है, फ्लैप लाइक ऑर्गन होता है। इसका मेन काम होता है फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये फूड को कलेक्ट करता है सराउंडिंग से, ठीक है, फॉर
ये बेसिकली मोलस्क में होता है। जैसे कि मोलस्क मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे स्नेल्स होती हैं, ठीक है, पाइला होता है, तो ये फूड को स्क्रैप करने के लिए ये यूज़ होता है। ये माउथ पार्ट का पार्ट है। तो पेपर में क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ मोलस्क बॉडी। सो रेड्यूला उसका आंसर होगा, या रेड्यूला किस फाइलम की, किस टाइप के ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, तो मोलस्क्स में होता है। और मोलस्क का एग्जाम्पल है आपके पास स्नेल है, ठीक है, पाइला है, ये सब है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है WHO की अभी एक रिपोर्ट आई है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के ऊपर। सो WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है कि हर 2 सेकंड में एक पर्सन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से उसकी डेथ हो रही है। इन एवरी 2 सेकंड 1 पर्सन इज डाइंग बिकॉज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। उसके अलावा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है उनको क्रॉनिक डिजीज़ भी बोला जाता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होती हैं, ठीक है। जो ट्रांसफ़र होती हैं उनको कम्युनिकेबल बोला जाता है, जैसे कोल्ड है, कफ है, कोविड-19 है, ठीक है, या फिर स्किन की डिजीज़ होती हैं जैसे एलर्जीज़, ठीक है, या फंगल डिजीज़ होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफ़र हो सकती है। लेकिन जो नहीं होती हैं उसको नॉन कम्युनिकेबल बोलते हैं। जैसे कि जेनेटिक डिजीज़ होती हैं, जेनेटिक डिसीज़ में आती हैं हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। उसके अलावा कुछ एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती हैं, ठीक है, बिहेवियरल फैक्टर, ये सारे फैक्टर जो हैं इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज भी एक नॉन कम्युनिकेबल काइंड ऑफ डिजीजेज हैं। देन कैंसर नॉन कम्युनिकेबल है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीजेज हैं, डायबिटीज़ जो है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होती है। पर्सन में जेनेटिक रीजंस प्रेजेंट होने चाहिए, उसके अलावा जेनेटिक के अलावा बिहेवियरल उसका ऐसा होना चाहिए, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट कुछ इन्वॉल्व होते हैं, कुछ एनवायरनमेंट इन्वॉल्व होता है, देन पर्सन में ये डिजीजेज आती हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज में जैसे कि हाइपोकोलेस्ट्रोनीमिया है, जैसे कि पर्सन में हाई कोलेस्ट्रॉल बनता है, ठीक है, या फिर हाई ब्लड प्रेशर है, तो ये चीज़ें जो हैं ये नॉन कम्युनिकेबल होती हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस की वजह से अप्रॉक्सीमेटली ये डेथ का रेट दिया हुआ है कि इतने % डाई होते हैं इन डिजीजेस की वजह से। सो नेक्स्ट कुछ ऐसे फैक्ट दिए हुए हैं, यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर ईच एंड एवरी फैक्ट, बट फिर भी थोड़ा बेसिक के फॉर्मेट में कि ये डिजीजेस मेंटल इलनेस के साथ मिलके 41 बिलियन पीपल इसकी वजह से डेथ होती है हर साल, ठीक है। उसके अलावा जितनी भी सारी वर्ल्ड में मतलब कि जितनी टोटल ग्लोबली डेथ हो रही हैं उसका 74% हर साल जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से होता है। और उन 74% में से 77% जो डेथ्स होती हैं वो लो इनकम और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में होती हैं, और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें कंपैरेटिवली कम डेथ रेट है। इसके अलावा अगर देखें तो UN मतलब एक डेटा के अकॉर्डिंग कि WHO ने बोला है कि अगर सारी की सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को सफिशेंट इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करें, और सफिशेंट इन्वेस्टमेंट अगर लो और मिडिल इनकम वाली कंट्रीज़ अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में करें तो 90% तक डेथ्स को कम किया जा सकता है इन डिजीज़ की वजह से इन एरियाज़ में। सो ये था WHO की रिपोर्ट के बारे में। और इसके अलावा उसमें एक स्पेशल रिस्क फैक्टर दिया कि कौन लोग जो होते हैं वो ज़्यादा वर्ज पे हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को डेवलप करने की, चाहे कि वो कैंसर है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है जैसे कि हार्ट अटैक होता है, ठीक है, हार्ट फेलियर होता है, कैरोटिड आर्टरी डिजीज़ है, ये ऐसी जो डिजीज़ होती हैं। तो कौन लोग ज़्यादा रिस्क पे हैं? जो टोबैको यूज़ करते हैं, जो फिजिकली इनएक्टिव होते हैं कंपैरेटिवली, या फिर बहुत ज़्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, जिनकी डाइट्स अनहेल्दी हैं, ठीक है, उनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होने का चांस ज़्यादा होता है। इसीलिए डिटेक्शन, स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ अर्ली एज पे ही इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए इट इज़ रिकमेंडेबल ऑलवेज कि जो भी पर्सन का लाइफस्टाइल थोड़ा सा हेक्टिक है तो उसको टाइम टू टाइम टेस्टिंग करवाते रहना चाहिए, ब्लड टेस्ट करवाते रहना चाहिए, ठीक है। सो ये था नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है मून लाइटिंग बारे में। सो मून लाइटिंग कॉन्सेप्ट एक, सपोज करो मैं आपको पहले बताती हूँ कि एक कंपनी ए है, इसका कुछ एम्प्लॉय हैं, ठीक है। एक कंपनी ए के जो एम्प्लॉयज़ हैं, मान लो वो ए कंपनी को बिना बताए किसी बी नाम की कंपनी में काम करने लग जाते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल की फॉर्मेट में बात करते हैं कि जैसे जोमेटो के जो एम्प्लॉय हैं, जो जोमेटो की डिलीवरी एजेंट्स होते हैं, सपोज करो कि वो जोमेटो के फुल टाइम वर्कर हैं, लेकिन वो थोड़े से टाइम के लिए स्विगी वाला जो वेबसाइट है उसको ऑन करके स्विगी पे डिलीवर करना स्टार्ट कर देते हैं, सपोज करो। तो ये होता है कि मतलब एक कंपनी में एम्प्लॉयड पर्सन जब इस कंपनी को बिना बताए दूसरी कंपनी के प्रोजेक्ट को अंडरटेक करता है, उस कंसेप्ट को बोलते हैं मून लाइटिंग। अब इसका मून लाइटिंग वर्ड इसका नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि क्यों कोई पर्सन एक कंपनी में एम्प्लॉय होने के बावजूद किसी दूसरी कंपनी में काम क्यों करेगा। कई बार क्या होता है कि ए कंपनी में पे उसको कम मिलती है। सो लो पे जो है एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जिसकी वजह से एक पर्सन कंपेल होता है कि एक कंपनी वो डबल शिफ्ट करे।
सो दूसरी शिफ्ट करता है। और यूजुअली क्या होता है कि दूसरी शिफ्ट अगर दिन भर वो कंपनी ए में है काम कर रहा है तो रात ही उसके पास बचती है जब वो कंपनी बी में भी जा सकता है। सो रात को वो यूजुअली ये काम करता है, तो जिसकी वजह से इसको बोलते हैं कि रात को काम करने की वजह से मून वर्ड इसके साथ एसोसिएटेड है। सो मून लाइटिंग ये कॉन्सेप्ट है। न्यूज़ ये थी कि अभी विप्रो जो कंपनी है उसने अपने 300 एम्प्लॉयज़ को रैंसे मतलब उनको सैक किया है बिकॉज वो मून लाइटिंग में इन्वॉल्व थे। ठीक है, वो किसी और कंपनी के साथ किसी और कंपनी के प्रोजेक्ट्स अंडरटेक कर रहे थे। सो सेकंड जॉब करना जो है उसको मून लाइटिंग बोलते हैं, या मल्टीपल जॉब्स करने को मून लाइटिंग बोलते हैं। ठीक है, और उसके अलावा स्विगी जो है डिलीवरी फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है स्विगी, ये फर्स्ट कंपनी बना है, ये इंडस्ट्री में फर्स्ट ऐसी इंडस्ट्री बनी है जिसने मून लाइटिंग को अलाउ किया है, मून लाइटिंग पॉलिसी को यस बोला है कि अब जो स्विगी के एजेंट्स होते हैं, ठीक है, वो मैनेजमेंट से परमिशन लेने के बाद वो दूसरी कंपनी के प्रोजेक्ट्स को भी अंडरटेक कर लेते हैं। बस इसमें उनको ये इंश्योर करना पड़ता है कि उनकी किसी और जॉब को करने की वजह से स्विगी को कोई नुकसान ना हो। ठीक है, कि फर्स्ट कंपनी को कोई नुकसान ना हो, सिर्फ ये इंश्योर करवाना ज़रूरी है। तो इसके लिए इन्होंने ये पॉलिसी लेके आए हैं। ठीक है, ये मून लाइटिंग के बारे में था। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है डार्ट मिशन के बारे में। डार्ट मिशन जो है एक नासा का एक मिशन है। नासा के मिशन के अकॉर्डिंग नासा क्या करेगा, डार्ट नाम का एक स्पेसक्राफ्ट स्पेस में भेजेगा। ये स्पेसक्राफ्ट जो है 22,500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक एस्टेरॉयड, ठीक है, एक एस्टेरॉयड को हिट करेगा। उस एस्टेरॉयड को हिट करने की वजह से क्या होगा, एस्टेरॉयड की थोड़ी सी पोजीशन डिस्प्लेस हो जाएगी। अगर सपोज करो कि पहले एस्टेरॉयड इस पाथ के ऊपर रोटेट कर रहा था, अब ये जो येलो वाला पाथ है वो इसके ऊपर रोटेट करना लग जाएगा। हमने इसके एस्टेरॉयड को पाथ को चेंज करना है। ये नासा ने क्यों बनाया है, ये प्लानिटरी डिफेंस का पार्ट है कि फ्यूचर में अगर कोई एस्टेरॉयड इंडिया की तरफ आता है तो इंडिया से हम ऐसा डार्ट मिशन भेज के इंडिया से हम उस जो एस्टेरॉयड हमारी तरफ आ रहा है उसके पाथ को चेंज कर देंगे ताकि वो एस्टेरॉयड इंडिया को हिट ना कर पाए। ये एक डिस्ट्रक्टिव मिशन नहीं है, इसमें एस्टेरॉयड को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा, इसमें एस्टेरॉयड जो है उसके पाथ को चेंज किया जाएगा। सो ये है डार्ट मिशन के बारे में। सो इसमें क्या है, स्पेसक्राफ्ट, इसकी फुल फॉर्म है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। सो ये जो है एस्टेरॉयड को डिफ्लेक्ट करेगा, उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, सो इसमें स्पेसक्राफ्ट जो है वो क्रैश करेगा जाके एस्टेरॉयड में और उसके कोर्स को चेंज कर देगा। सो दिस वाज अबाउट डार्ट मिशन, और इससे हम अपने प्लानिटरी डिफेंस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है खादर कमेटी के बारे में। एमए खादर कमेटी जो है ये बनी थी। ठीक है, एमए खादर कमेटी ने अपनी पहली रिपोर्ट दी थी। ये स्कूल एजुकेशन के ऊपर है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये स्कूल एजुकेशन के ऊपर कमेटी बनाई गई थी। इसने पहली रिपोर्ट दी थी, उसमें इसने बोला था कि हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है स्कूल एजुकेशन सिस्टम में। सेकेंड अब जो रिपोर्ट दी है इन्होंने, उसमें इन्होंने बोला है कि हमें अकेडमिक मैटर्स को भी फोकस करने की उसके ऊपर भी ज़रूरत है। अब चेंजेस क्या क्या इन दोनों जो इन्होंने दो रिपोर्ट दी है उसमें क्या क्या चेंजेस सजेस्ट किए गए हैं। ठीक है, पहला चेंज उन्होंने बोला है कि जो स्कूल की टाइमिंग है वो 8 to 1 PM होनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि 9 से 3-4 बजे तक बच्चों को स्कूल में बिठाया गया है, उसकी बजाय 8 से 1 PM तक टाइमिंग होनी चाहिए। उसके अलावा इन्होंने बोला है कि जो स्कूल का सिस्टम है उसको 2 सेक्शंस में डिवाइड किया जाए, क्लास 1 to 7 एंड क्लास 8 to 12। 1 to 7 को प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंड जो है सेकेंडरी सेक्शन होना चाहिए। ठीक है, और मेन इसका ये है कि जो 10th क्लास तक का या हायर सेकेंडरी वाला जो डिपार्टमेंट है उसको वोकेशनल और हायर सेकेंडरी डिपार्टमेंट के साथ मर्ज करके, मतलब कि 10th क्लास तक वाला सिस्टम, हायर सेकेंडरी 12th क्लास वाला सिस्टम और वोकेशनल एजुकेशन वाले डिपार्टमेंट्स को क्लब करके एक सिंगल डायरेक्टोरेट के अंडर लाया जाना चाहिए ताकि इन सब जो है ये सिंक्रोनाइज वे से काम कर सकें। ठीक है, और अपनी एनर्जी को साइनर्जाइज कर सकें। ठीक है, अपने वर्क्स को एफर्ट्स को साइनर्जाइज कर सकें। ठीक है, ये है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि इसने और क्या रिकमेंडेशंस दी हैं कि हेडमास्टर जो हैं स्कूल के जो हेड हैं, ठीक है, हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए, ठीक है, और जो स्कूल के जो सेकेंडरी स्कूल्स के हेडमास्टर्स हैं उनका नेम चेंज किया जाना चाहिए। मतलब कि जो हायर सेकेंडरी के हैं उनको प्रिंसिपल और जो 10th तक वाले हैं उनको वाइस प्रिंसिपल बोला जाए, और प्रिंसिपल को असिस्ट करने की फॉर्मेट में हर स्कूल में वाइस प्रिंसिपल्स भी अपॉइंट किए जाएँ। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने बोला है कि टीचिंग ट्रेनिंग के ऊपर का काम करना चाहिए। कि अब क्या है कि इन्होंने टीचर की स्किलिंग के बारे में बात की है कि हमें जो है टीचर्स की स्किलिंग करनी चाहिए टाइम टू टाइम। अब टीचर्स की स्किलिंग जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब देखिए जब टीचर्स ने एजुकेशन गेन की थी तो उस टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, डिजिटल लर्निंग, तो ऐसी सब जो टेक्निक्स थी और जो न्यू सेकेंड जनरेशन चैलेंजेस थे वो नहीं थे। अब
क्योंकि लेकिन अब बच्चों को ये सब चीज़ें सिखानी ज़रूरी हैं, तो टीचर्स का सीखना ज़रूरी है ताकि वो बच्चों को सिखा सकें। टीचर्स इन चैलेंजेस को समझ पाएंगे, इनमें आने वाली प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कर पाएंगे, तभी वो बच्चों को सिखाएंगे। सो टाइम टू टाइम हमें सेकेंड जनरेशन चैलेंजेस से लड़ने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए टीचर्स की ट्रेनिंग करवाना भी ज़रूरी है। उसके अलावा 5 ईयर इंटीग्रेटेड पीजी कोर्स होना चाहिए टीचर्स के लिए, कि जिसमें पूरे 5 साल टीचर को, मतलब एक पर्सन को टीचर बनाया जाएगा, कि उसको कैसे टीचिंग के बारे में, क्या पूरा का पूरा उसका जो एजुकेशनल करिकुलम होगा ना, वो इसी हिसाब से बेस्ड होगा कि कैसे वो बेटर टीचर बने। ठीक है, सो इसके ऊपर फोकस है। नेक्स्ट है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में, कि स्कूल एजुकेशन जो है वो मदर टंग में भी बच्चों को पढ़ाएं। क्योंकि क्या होता है कि प्राइमरी लेवल पे ना बच्चे बहुत जब छोटे होते हैं तो एकदम से आपको उनको एक नई लैंग्वेज में नहीं सिखा सकते। जो पंजाबी फैमिली का बच्चा है वो पंजाबी में ही पहले समझेगा, जो किसी ट्राइबल लैंग्वेज का बच्चा है तो वो ट्राइबल लैंग्वेज को ही पहली बार में समझेगा। आप उसको इंग्लिश नहीं समझा सकते हैं, ठीक है, पहले दिन से। तो जिसकी पहले क्या होता है कि यूजुअली उसको इंग्लिश सिखाने की जब कोशिश करते हैं तो वो उसको एजुकेशन पीछे चली जाती है, कि इंग्लिश आए या ना आए, एजुकेशन भी उसे नहीं आ पाती है। तो इनिशियली हमने ये करना है कि पहले बच्चे की एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जाए, उसको बेसिक लर्निंग प्रोवाइड की जाए, उसकी जो कि उसकी मदर टंग में वो बेस्ट करेगा। ठीक है, पहले उसको मदर टंग में सिखाया जाए, देन धीरे धीरे इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए, तो फिर उसको इंग्लिश सिखाई जाए। और उसके अलावा हिंदी, अरबिक, उर्दू, संस्कृत, जो भी लैंग्वेज है उनको भी इम्प्रूव किया जाए उसमें। उसके अलावा अभी क्या होता है कि जो टीचर्स मार्किंग होती है, जो परसेंटेज वाला सिस्टम है कि मार्किंग होती है, पेपर होते हैं, वो उसको इवैल्यूएशन बेस्ड सिस्टम कहते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को जज किया जाता है, जजमेंट होती है। ठीक है, इवैल्यूएशन होती है। हमें इवैल्यूएशन से असेसमेंट वाले सिस्टम में जाना है, जब पूरा साल थ्रू आउट द ईयर बच्चे की परफॉर्मेंस को एनालाइज करके उसको असेस किया जाए और उसकी असेसमेंट प्रोवाइड की जाए, ताकि बच्चे जो हैं उनके अंदर से एजुकेशन, मतलब पेपर, एग्जाम का, पेपर्स का डर निकल सके। ठीक है, और ये जो इवैल्यूएशन का सिस्टम है ये काफ़ी बहुत मैकेनिकल है, तो इसको एक सॉफ्ट एक्सरसाइज बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के बारे में। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन जो है इसको अभी महारत्न कंपनी जो है डेजिग्नेट किया गया है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है इसको महारत्न का स्टेटस दिया गया है। ठीक है, एक महारत्न सीपीएससी है ये। अब इसकी एलिजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है, कि किसको हम बोलेंगे महारत्न कंपनी। महारत्न कंपनी, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एक बार ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन है क्या। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन एक स्टेट ओन्ड कंपनी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है। इसका मेन पर्पस है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो भी इलेक्ट्रिसिटी के सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है, पावर के सेक्टर में जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है, चाहे वो जनरेशन, पावर जनरेशन का इंफ्रा बनाना है, चाहे पावर ट्रांसमिशन का इंफ्रा बनाना है, चाहे पावर डिस्ट्रीब्यूशन का है। जनरेशन में क्या आएगा कि विंड प्लांट्स, जैसे वो विंड मिल्स लगती हैं, सोलर सेल्स होते हैं। ट्रांसमिशन में क्या आएगा कि केबल्स ले करनी है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर्स लगाने हैं, ठीक है, ये सब हैं कि। और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है कि ये जो पूरा सेटअप करना है। तो ये सारी चीज़ों में इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डेवलपमेंट हो रही है ना, इन सब में जो फाइनेंस है ये प्रोवाइड करना एक रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन का इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, अब ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, 1969 में बनाया गया था। इसका नेट वर्थ जो है 50,000 करोड़ है। ठीक है, इसका नेट वर्थ 50,000 करोड़ है। और किस किस को फंडिंग प्रोवाइड करती है? स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को फंडिंग प्रोवाइड करती है, स्टेट गवर्नमेंट को फंडिंग प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसके अलावा स्टेट पावर यूटिलिटीज़ को, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को भी फंडिंग प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसके अलावा रूरल इलेक्ट्रिक कोऑपरेटिव्स को और प्राइवेट सेक्टर यूटिलिटीज़ को भी फंडिंग प्रोवाइड करती है। अब महारत्न जो स्टेटस इसको दिया, महारत्न स्टेटस देने के लिए क्या साइन को नोन है कि कंपनी जो है उसका नेट प्रॉफिट जो है वो 5,000 करोड़ होना चाहिए, या फिर उसका एवरेज टर्नओवर, एनुअल जो टर्नओवर है वो 25,000 का होना चाहिए, 25,000 करोड़ का होना चाहिए, या फिर उसके पिछले 3 साल में उसका जो नेटवर्थ है वो 15,000 करोड़ होना चाहिए कॉन्टिन्यूसली 3 साल से। ठीक है, और उसके अलावा उसके ग्लोबल ऑपरेशंस होने चाहिए, या फिर सीपीएससी जो है उसको, और साथ में उसको ऑलरेडी उसके पास नवरत्न का स्टेटस होना चाहिए। तो इन केसेस में उसको महारत्न का स्टेटस दिया जा सकता है, जो अभी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन को दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है कि ये जो CSR प्रोजेक्ट्स होते हैं, मतलब कंपनीज जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करती हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि जब कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है, ठीक है, अब थोड़ा एग्जांपल से देख लेते हैं। कोई भी अगर कंपनी है, अगर किसी कंपनी का नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा है, या फिर उसका टर्नओवर 1,000 करोड़ से ज़्यादा है, या फिर उसका नेट प्रॉफिट जो है वो 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो उस केस में उस कंपनी को अपना 2% हिस्सा, अपने प्रॉफिट का 2% हिस्सा जो है, 2% उसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की फॉर्मेट में
पब्लिक की गुड के लिए प्रोजेक्ट लगाने में देना चाहिए। मतलब उसको या तो चाहे वो पीएम केयर्स फंड में दे दे, या फिर वो खुद एजुकेशन के लिए, ठीक है, हेल्थ के लिए रूरल एरियाज़ में, ठीक है, ये प्रोजेक्ट्स लगाए, ठीक है, ताकि वो कॉरपोरेट अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं, ये इसका मतलब है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने अभी एक रिलैक्स किया है कॉरपोरेट सोशल प्रोजेक्ट्स के बारे में, ठीक है, मतलब कॉर्पोरेट सोशल सीएसआर फंडिंग के लिए कंपनीज को थोड़ी रिलैक्सेशन दी है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि इम्पैक्ट असेसमेंट फी कैप जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर, कि अब वो पहले क्या होता था कि अगर किसी कंपनी का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फंड 50 लाख रुपए से ऊपर होता था ना, तो उस कंपनी को कैप फी देनी पड़ती थी एक, ठीक है। अब क्या किया है कि 50 लाख से नीचे है तो फी नहीं देनी है, अगर 50 लाख से ऊपर है तो फीस देनी पड़ती थी। अब क्या है कि अगर चाहे किसी कंपनी का 50 लाख से ऊपर है जितना मर्जी, तो उसको अब फीस देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये चेंज आया है। उसके अलावा कंपनीज जो हैं, पहले क्या था, मतलब क्या होता है कि अगर कोई कंपनी जो है, अगर उसका एक पर्टिकुलर मान लो कि 2022 ईयर है, 2022 ईयर में वो लॉस मेकिंग है, वो लॉस कर रही है, ठीक है, तो अगर वो उसको, पहली बात तो ये कि अगर 2022 में उसका लॉस है तो वो वैसे भी फंडिंग नहीं, मतलब सीएसआर नहीं देगी वो, क्योंकि वो लॉस में है। प्रॉफिट होना एक क्राइटेरिया है हमारा, ठीक है, लॉस कर रही है तो उसको सीएसआर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 2023 में उसके पास प्रॉफिट आ जाता है तो उस केस में क्या होता था, पहले उसको सीएसआर करना पड़ता था, लेकिन अब उसको क्या अलाउ किया गया है कि अगर वो चाहे तो 2023 में भी वो अपना सीएसआर स्किप कर सकती है, लेकिन प्रोवाइडेड उसको 2004 में उसको सीएसआर करना पड़ेगा, फंडिंग करनी पड़ेगी सीएसआर वाली। सो ये था इसके बारे में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है टूरिस्ट टैक्स के बारे में। टूरिस्ट टैक्स अभी ना कई बार क्या होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं, तो वहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है कि उस एरियाज़ में टूरिस्ट को कम करने के लिए, टूरिस्ट के फुटफॉल को कम करने के लिए वहाँ पे टैक्स लगा देती है टूरिस्ट के ऊपर, ठीक है। अभी भूटान ने क्या किया है कि एक टैक्स लगाया है टूरिस्ट के ऊपर, ठीक है, अपने बॉर्डर्स को रीओपन कर दिया गया कि टूरिस्ट अब आ सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर टैक्स लगेगा, $200 पर नाइट उनको टैक्स देना पड़ेगा। अब ये जो टैक्स है ना, ये एक रेवेन्यू जनरेटिंग मेजर भी है, एक तो उनको रेवेन्यू मिल रहा है और उसके साथ साथ टूरिस्ट का नंबर भी कम होगा, ठीक है, जिसकी वजह से उसका क्या होता है कि कई बार ज़्यादा टूरिस्ट आने की वजह से किसी भी एरिया की बायोडाइवर्सिटी, उसका एनवायरनमेंट जो है ख़राब होने लग जाता है, पॉल्यूशन ये वो बढ़ जाता है, तो इसलिए भी कई बार कंट्रीज़ या सिटीज़ एम करती हैं कि कम टूरिस्ट आए वहाँ पे, ठीक है, लेकिन टूरिज्म इंडस्ट्री भी ख़राब ना हो, इतने कम भी ना आए, ठीक है। और उसके अलावा क्या है कि अब ये जो टैक्स होगा ना, ये एक इनडायरेक्ट फॉर्म का टैक्स है, ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है। अब क्या है कि इसमें इनडायरेक्ट टैक्स कैसे है कि अगर वो वहाँ पे नाइट स्पेंड करते हैं, टूरिस्ट जो है, मान लो कि वो किसी भूटान में जाते हैं और वहाँ पे वो रात को रहना चाहते हैं, तो उनको जहाँ पे वो अकोमोडेशन लेंगे ना, तो वहाँ पे उनसे ज़्यादा चार्ज किया जाएगा। अब ये जो अकोमोडेशन ऑनर है, होटल ओनर्स हैं, वो उनसे ज़्यादा चार्ज करेंगे, और वो जो चार्जेस हैं फिर वो जो पैसा, मतलब उन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज किया, मान लो उन्होंने $200 एक्स्ट्रा चार्ज किया है, तो वो $200 जो है उनको इनडायरेक्ट टैक्स की फॉर्म में गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ये एक वैल्यू एडिशन टैक्स की फॉर्मेट में एक सिस्टम है, ठीक है। सो ये था इसके बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है मछलीपट्टनम सी पोर्ट के बारे में। सो मछलीपट्टनम या बंदर बोलते हैं इसको, तो ये कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, ये इसका मैप पे लोकेशन है, ये मछलीपट्टनम है, ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है, और ये यहाँ पे इसकी कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें है ये एक बड़ा मतलब 2008 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पोर्ट को डेवलप किया था। ये एक डीप सी पोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे मरीन बायोडाइवर्सिटी भी इस एरिया की अच्छी है काफ़ी, ठीक है। इसकी एंशियंट सिग्निफिकेंस बहुत है, क्योंकि जितने भी यूरोपियन ट्रेडर्स थे, चाहे ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, पोर्चुगीज़, उन सबका एक मेन ट्रेडिंग सेंटर था, ठीक है। और ये बे ऑफ बंगाल में हमें पता है कि फॉल करता है, लेकिन यहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी है, इसीलिए इसको एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने अभी इसको कोस्टल रेगुलेशन जोन डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो इसमें अब कंजर्वेशन के ऊपर भी एफर्ट दिया जाएगा। तो ये था मसूलीपट्टनम के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है फ्राइडेज फॉर द फ्यूचर। फ्राइडेज फॉर फ्यूचर एक कैंपेन है जो यूथ लेड प्लेटफॉर्म, मतलब एक ये यूथ लेड और यूथ ऑर्गेनाइज कैंपेन है, जिसमें बच्चे जो है स्ट्रीट्स पे आते हैं और वो गवर्नमेंट को प्रे करते हैं या फिर गवर्नमेंट को डिमांड करते हैं कि स्ट्रॉन्गर पॉलिसीज़ लाई जा सकें, जिससे कि जितना भी क्लाइमेट या एनवायरनमेंट को जितना नुकसान हुआ है उसको रिपेयर किया जाए, कि जो भी हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है ग्लोबली, ठीक है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ी हैं, तो ये सारी चीज़ों को कम करने के लिए सरकारों को वो दरख्वास्त करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि सरकार जो है, या फिर उनके ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो
एफर्ट करें इसको ठीक करने के लिए। सो फ्राइडेज फॉर फ्यूचर ये 2018 में स्टार्ट हुआ था, जब 15 ईयर ओल्ड की ग्रेटा थुनबर्ग जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने अपने स्कूल में स्ट्राइक कर दी थी और बाद में स्कूल जाना ही बंद कर दिया था कि अगर एनवायरमेंट ही नहीं होगा तो स्कूल जाके फ़ायदा भी क्या है। ठीक है, और इसमें क्या है कि अब इसमें बच्चों की 4 मेजर डिमांड्स है। पहली बात तो कि एनवायरमेंटल लॉज को स्ट्रेंथन करो, उसके बाद प्रोवाइडिंग सेफगार्ड एंड राइट ऑफ द कम्युनिटीज़, कि जो कम्युनिटीज़ एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट टच में होती हैं, जो एनवायरनमेंट को कंजर्व कर सकती हैं, जैसे कि ट्राइबल लोग, तो उनका सेफगार्ड के बारे में बात की। नेक्स्ट कि डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग हो और क्लाइमेट जस्टिस हो। ठीक है, और चौथा कि हेल्दी पब्लिक कॉमन, ठीक है, एम्पावरमेंट ऑफ द हेल्दी पब्लिक कॉमन फॉर एवरीवन इन द सिटी, कि हर सबकी लाइफ हेल्दी हो तो उसके लिए सबको हेल्दी एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। ये उनका मेन एम है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है कार्बन डेटिंग के बारे में। सो अभी जो ज्ञानवापी मॉस्क है वाराणसी में, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी जो है वहाँ उन्होंने डिमांड किया है कि ज्ञानवापी मॉस्क में कार्बन डेटिंग से स्ट्रक्चर का इनसाइड को एनालाइज किया जाए और देखा जाए कि जो हिंदू क्लेम है कि वहाँ पे पहले शिवलिंग हुआ करता था, कि उसकी पुख्ता रिसर्च की जाए कार्बन डेटिंग से यूज़ करके। तो यहाँ पे कार्बन डेटिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो कार्बन डेटिंग एक बार देख लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, कार्बन की 3 फॉर्म्स होती हैं, C12, C13 और C14। C12 जो है काफ़ी स्टेबल फॉर्म होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारी बॉडी में पाई जाती है। लेकिन C14 जो फॉर्म है ना, C14 एक कार्बन का आइसोटोप है। ठीक है, और ये काफ़ी अनस्टेबल है, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्या होता है कि नाइट्रोजन 14 जो न्यूट्रॉन के साथ, मतलब सन की रेस से ये न्यूट्रॉन जो है नाइट्रोजन 14 के साथ जब इसका रिएक्ट करता है तो कार्बन 14 आइसोटोप जनरेट होता है। ये एनवायरनमेंट में फ्रीली अवेलेबल होता है क्योंकि 78% देखिए नाइट्रोजन है। ठीक है, सो नाइट्रोजन बहुत इजीली मतलब अवेलेबल होती है और वो कार्बन 14 आइसोटोप में कन्वर्ट हो जाती है। ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। ठीक है, इसको फोटोसिंथेसिस से, अब क्या होता है कि प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को टेकअप करते हैं। अब ये कार्बन 14 आइसोटोप प्रेजेंट है। ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये फिर प्लांट इसको टेकअप करते हैं फोटोसिंथेसिस में, और प्लांट के थ्रू फिर ये एनिमल में चला जाता है, क्योंकि जब एनिमल्स प्लांट को खाएंगे तो उनकी बॉडी में भी चला जाएगा। अब हर एनिमल में ना, हर इंडिविजुअल में ये जो C12 और C14 की जो रेशियो होती है ना, ये फिक्स होती है, क्योंकि C12 बहुत ज़्यादा होता है, C14 बहुत कम होता है। ठीक है, सो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये फिक्स होती है कि जब ये हम काऊ का एग्जांपल लेते हैं, जब ये काऊ जिंदा है ना, तो इसका ये रेशियो फिक्स रहेगा कि अगर मान लो कि 1000:1 है ना, तो ये 1000:1 ही रहेगा बहुत टाइम तक। जब ये काऊ की डेथ हो जाएगी तब ये C12 तो यही इतना ही रहेगा, लेकिन ये C14 जो है ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज ये रेडियो एक्टिव है। अब इसकी एडिशन नहीं हो रही है, अगर जिंदा होती तो एडिशन भी होती रहती, लेकिन अब ये इसकी डेथ हो गई है तो ये एडिशन नहीं होगी, जितना था मतलब उतना ही है, लेकिन अब ये डिक्रीज होता रहेगा टाइम टू टाइम। ठीक है, सो अब ये डिक्रीज होता रहेगा, तो उससे क्या है कि इसका अमाउंट डिक्रीज होता रहता है। फिर क्या होता है कि जब मान लो अब हमें कोई फॉसिल मिला है, अर्थ के सरफेस के नीचे हमें कुछ हड्डियां मिली हैं, अब हम चाहते हैं कि हम हड्डियों की एज देखें कि इनकी एज क्या है। उसकी एज को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं कि उस बोन्स में से ना, उस बोन को क्रश करके उसमें से कंसंट्रेशन निकालते हैं कि उसमें C12 कितना है और C14 कितना है। फिर उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके हिसाब से उस कॉन्सेंट्रेशन को, या उसका जितना ग्राम अमाउंट मिला है ना, उस अमाउंट को फिर हम कैलकुलेट करते हैं। वो अमाउंट जो होता है वो बताता है फिर कि इसको कितने साल हो चुके हैं। ठीक है, कि कितने साल पहले इस एनिमल की या इस ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई थी। ठीक है, क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर मान लो कि 2 ग्राम होता है, ठीक है, ये नंबर फिक्स होता है हर ऑर्गेनिज्म में। अगर मान लो लिविंग ऑर्गेनिज्म में 2 ग्राम था, अब डेड जो हमें मिला है उसमें हमें पता है कि 0.5 मिला है हमें। ठीक है, सो हमें डेड ऑर्गेनिज्म में 0.5 ग्राम मिला है ये। ठीक है, तो हम इससे इजीली बता सकते हैं उसकी हाफ लाइफ के साथ इसको एसोसिएट करके कि इसका कितना अमाउंट जो है, मतलब ये कितने साल हो चुके हैं इस एनिमल को दफनाए हुए। ठीक है, इसका थोड़ा सा मैं आपको बता ही देती हूँ कैसे होता है। हर एक जैसे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होती है ना, जैसे कार्बन 14 है, इसकी एक हाफ लाइफ होती है। ठीक है, सपोज करो आज ये 2 ग्राम है। ठीक है, अपनी एक पर्टिकुलर हाफ लाइफ के बाद, मान लो हाफ लाइफ है इसकी 5000 साल, 5000 साल के बीच में ये 2 ग्राम जो है 1 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले 5000 साल में ये 1 ग्राम से 0.5 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज करो कि ओरिजिनली हमें काऊ में, हाइपोथेटिक डेटा है ये, कि अगर ओरिजिनली हमें काऊ में 2 ग्राम मिलता था और अब हम देख रहे हैं कि जो हमें हड्डी मिली है काऊ की उसमें 0.5 ग्राम है, तो हम लगा सकते हैं हिसाब कि 2 हाफ लाइफ के साइकिल हो चुके हैं।
ठीक है, कि मतलब इसको कैलकुलेट कर लेंगे ना कि अगर 0.5 रह गया है तो एक ये वाला साइकिल हो चुका है, एक ये वाला साइकिल हो चुका है। ठीक है, अगर डायरेक्टली आपको कैलकुलेट करना है तो 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, एक्स से, और इसको इक्वेट कर देंगे 2 के साथ। ठीक है, तो ये जो एक्स आएगा ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स होएगी। ठीक है, अब मान लो कि 2 हाफ लाइफ हुई हैं, तो 1 हाफ लाइफ इज इक्वल टू 5000 ईयर और 2 हाफ लाइफ इज इक्वल टू 10,000 ईयर। तो अगर हमें 0.5 ग्राम मिला है ना, तो हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी काऊ की डेथ हुई या फिर जो भी हमें हड्डी मिली है, इस ऑर्गेनिज्म की डेथ आज से 10,000 साल पहले हुई थी। क्लियर है? तो ये हाफ लाइफ वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें यही डेटा ये लिखा हुआ है कि कार्बन 12 जो है वो स्टेबल होता है, वो डीके नहीं करता है, कार्बन 14 डीके कर जाता है, जिसकी वजह से कार्बन 14 का अमाउंट बहुत डिक्रीज हो जाता है। जैसे मैंने आपको 5000 ईयर एग्जांपल देके बात की, तो वैसे कार्बन 14 जो है ये 57,030 ईयर्स में हाफ होता है। मतलब आज मान लो कि ये 1 ग्राम है, तो ये 5730 ईयर्स में ये सिर्फ 0.5 ग्राम रह जाएगा। ठीक है, सो ये है इसके बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है, एसबीआई ने वर्ल्ड वाइड फंड के साथ अभी पार्टनर किया है रेड पांडा को सेफगार्ड करने के लिए। एसबीआई फाउंडेशन ने वर्ल्ड वाइड फंड के साथ, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के साथ इसने पार्टनर किया है कि हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है रेड पांडा की स्पीसीज के बारे में। ठीक है, ट्रांस बाउंड्री लेवल पे। ठीक है, कम्युनिटीज़ को एंगेज करके। कंचनजुंगा लैंडस्केप जो है वो सिक्किम और वेस्ट बंगाल के बीच में है, तो वहाँ पे इन्होंने डेटा कलेक्ट करना है रेड पैंडा के बारे में। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया एंड एसबीआई फाउंडेशन जो है ये दोनों मिलके काम करेंगी। ठीक है, और एक ये वॉलंटरी ग्रुप बनाएंगी दोनों स्टेट्स के बीच में, मतलब सिक्किम और वेस्ट बंगाल के को यूज़ करके दोनों का एक वॉलंटरी ग्रुप बनाएंगी रेड पांडा गार्जियंस। ठीक है, जो पांडा की मतलब हेल्प करेंगे कि उसको कंजर्व करने में। ठीक है, ये जो समिट मतलब ये एक मीटिंग हुई थी, एक इवेंट हुआ था जहाँ पे ये सारी बात हुई है। तो ये इवेंट जो है ये जूलॉजिकल पार्क, हिमालयन जूलॉजिकल पार्क गंगटोक में जो है वहाँ पे हुई थी ये मीटिंग। ठीक है, उसके अलावा इंटरनेशनल रेड पांडा डे जो है ये सितंबर के 3rd सैटरडे को सेलिब्रेट किया जाता है, और इस दिन सपोर्ट गैदर की जाती है पांडा की कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, अब वर्ल्ड वाइड फंड क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो वाइल्ड स्पीसीज की प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन के लिए एफर्ट करती है। ठीक है, और कैसे ह्यूमन का इम्पैक्ट, ह्यूमन का साइड इफेक्ट एनवायरनमेंट पे कम किया जा सके उसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा ये मिशन जो है ये नेचर को कंजर्व करने के लिए, ठीक है, और एनवायरनमेंट को और लाइफ फॉर्म्स को जो थ्रेट्स हैं उनको कम करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड जो है ये हर लेवल के ऊपर लोगों के साथ कोलैबोरेट करता है। ठीक है, जो कम्युनिटीज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं, मतलब कि ट्राइबल पीपल उनके साथ इंटरेक्ट करता है, तो उन सबको ये कंसीडर करता है जब प्लानिंग करनी होती है। उसके अलावा इसको पहले वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड बोला जाता था, अब इसका नेम चेंज किया गया है। उसके अलावा करंटली ये 6 मतलब इट्स वर्क इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द 6 एरियाज, 6 एरियाज के अराउंड इसका वर्क ऑर्गेनाइज्ड है। फूड, क्लाइमेट, फ्रेश वाटर, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड ओशंस। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट ये पब्लिश करता है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट वैसे भी आपको क्लियर होना चाहिए, बिकॉज ये इसका मेन काम ही नेचर को कंजर्व करना और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है। सो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट तो यही निकालता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है क्लोन्ड आर्कटिक वुल्फ के बारे में। बीजिंग में बेस्ड एक जीन फर्म ने अभी एक क्लोनिंग की है। ठीक है, एक आर्कटिक वुल्फ, ठीक है, एक आर्कटिक वुल्फ का बनाया है, मतलब एक आर्कटिक वुल्फ का क्लोन तैयार किया है। ठीक है, ताकि उस स्पीसीज को एक्सटिंक्ट होने से बचाया जा सके। जो नया क्लोन बना है इसको माया, इसका नाम दिया है माया का चाइनीज़ में मतलब होता है कि गुड हेल्थ। ठीक है, और इसमें जो डोनर जो सेल लिया गया था वो आर्कटिक एक फीमेल वुल्फ का लिया गया था। ठीक है, सो अब क्लोनिंग होती क्या? क्लोनिंग एक एसेक्सुअल मीडियम ऑफ रिप्रोडक्शन है। अगर मान लो कि ए पर्सन को यूज़ करके उसका क्लोन बनाया गया है तो वो सिमिलरली ए ही बनेगा, मतलब इसकी एग्जैक्ट कॉपी होगी, बिल्कुल भी जीन्स में चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, सो आर्टिफिशियली फर्स्ट एनिमल जो क्लोनिंग से बनाया गया था वो शीप को क्लोन किया गया था, डॉली शीप बनाई गई थी। ये स्कॉटिश साइंटिस्ट ने बनाया था 1996 में। ठीक है, एक अडल्ट शीप से डोनेटेड सेल लेके। उसके बाद जापानीज साइंटिस्ट ने 2022 में एक माइस क्लोन किया था फ्रीज ड्राइड स्किन सेल्स को यूज़ करके। ठीक है, और अगर ये न्यू ब्रेक थ्रू सक्सेसफुल रहती है तो एक बायो बैंकिंग का कंसेप्ट आ जाएगा। बायो बैंकिंग का मतलब है कि जो भी एनिमल एक्सटिंक्ट होने वाला होगा हम उसको लेबोरेटरी में क्लोन करके बना लेंगे।
ठीक है। सो ये न्यूज़ आइटम थी। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है राइनो डे के बारे में। वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। पूरी वर्ल्ड में 5 राइनो की स्पीसीज हैं, सुमात्रन राइनो, ब्लैक राइनो, ग्रेट वन हॉर्न राइनोसिरस, जावन एंड व्हाइट राइनोसिरस। ये सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज राइनो की कंजर्वेशन के ऊपर बहुत एफर्ट चल रहा है वर्ल्ड वाइड। इस साल की थीम थी 5 राइनो स्पीसीज फॉर एवर, कि 5 राइनो स्पीसीज को हमें कंजर्व करना है, किसी को भी हमने एक्सटिंक्ट नहीं होने देना है, ठीक है। और उसके अलावा क्या है, राइनो के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। 5 राइनो की स्पीसीज हैं, ये हमने देख ली हैं। IUCN में सबका स्टेटस क्या है। ब्लैक राइनोसिरस जो है, अब इसमें से वाइट और ब्लैक राइनोसिरस जो है वो अफ्रीका में मिलते हैं। ग्रेट वन राइनोसिरस, जावन और सुमात्रन राइनोसिरस जो है, ये 3 जो स्पीसीज हैं ये एशिया में मिलती हैं। अब ब्लैक राइनोसिरस जो है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये स्मॉलर है देन वाइट राइनोसिरस। वाइट और ब्लैक आपको पता है अफ्रीका में है, ये नीचे वाले 3 जो है एशिया में है। ये पहले वाली 2 स्पीसीज जो है ये अफ्रीका में है, इनमें से क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ब्लैक वाला और ये स्मॉलर साइज का होता है। वाइट राइनोसिरस नियर थ्रेटन्ड है, ठीक है। और उसके अलावा ये वाइट राइनोसिरस का एम्ब्रियो जो है, ठीक है, रिसर्चर्स ने इसको क्रिएट किया था IVF से, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से इसका एम्ब्रियो क्रिएट किया था, ठीक है, वाइट राइनोसिरस का। उसके अलावा वन हॉर्न्ड जो है वो वल्नरेबल है, जावन क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, सुमात्रन भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इतना एंडेंजर्ड है कि सुमात्रन और राइनोसिरस मलेशिया से तो एक्सटिंक्ट ही हो चुका है, वहाँ पे नहीं मिलता वाइल्ड में, ठीक है। उसके अलावा इंडिया में सिर्फ वन हॉर्न्ड राइनोसिरस जो है वो पाया जाता है, ठीक है। और जिन भी कंट्रीज़ में राइनोसिरस पाए जाते हैं उनको राइनो रेंज कंट्रीज़ बोलते हैं। और इंडिया में ये असम में, वेस्ट बंगाल में और यूपी में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है निस्तार और निपुण के बारे में, ठीक है। 2 डाइविंग सपोर्ट वेसल्स, 2 डाइविंग सपोर्ट वेसल्स, निस्तार और निपुण। पेपर में सिर्फ इतना ही आ सकता है कि निस्तार और निपुण है क्या, तो ये डाइविंग सपोर्ट वेसल्स हैं जिनको हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया गया है विशाखापट्टनम में, ताकि नेवी, इंडियन नेवी को ये हेल्प कर सकें। डाइविंग सपोर्ट वेसल्स जो होते हैं ये ऐसे वेसल्स होते हैं जिनको मतलब मतलब फर्स्ट काइंड ऑफ डाइविंग वेसल्स हैं जो इंडिया में बनाए गए हैं। ये शिप्स हैं जो इनको डिप्लॉय किया जाता है डीप सी डाइविंग ऑपरेशंस के टाइम पे, ठीक है। जब डीप सी डाइविंग के कोई भी ऑपरेशन कंडक्ट किए जाते हैं तो उसमें ये शिप्स भेजी जाती हैं। एडिशनली डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल्स DSRV embarked and DSV are designed to undertaking द सबमरीन रेस्क्यू ऑपरेशन इन केस द रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट, कि अगर रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ जाता है, ठीक है, डीप सी में, तो उसके लिए ये DSRVs यूज़ किए जाते हैं। सो दिस इज इट अबाउट टुडेज करंट अफेयर। नहीं, लास्ट एक न्यूज़ आइटम और रहता है PM केयर्स फंड के बारे में। सो PM नरेंद्र मोदी ने अभी एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की एक मीटिंग अभी उसको हैंडल किया है, उसको चेयर किया है, ठीक है, PM केयर्स के बारे में। न्यूली नॉमिनेटेड ट्रस्टीज़ कि अभी कुछ उन्होंने न्यूली जो ट्रस्टीज़ हैं उनको नॉमिनेट किया था PM केयर फंड के, जो न्यूली ट्रस्टीज़ हैं किन कौन कौन है। जस्टिस KT थॉमस, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैं ये, ठीक है। फॉर्मर डेप्यूटी स्पीकर कारिया मुंडा, ठीक है। रतन टाटा, ये एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। तो इन 3 पर्सनस को देखिए, जो चेयरपर्सन होते हैं ना, चेयरपर्सन होता है PM केयर फंड का प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। इनके पास पावर होती है कि ये 3 पर्सनस को हेल्थ सेक्टर से, एजुकेशन सेक्टर से, फिलैंथ्रोपिक सेक्टर से, इंडस्ट्रियल से, सोशल चेन से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले डिपार्टमेंट से, इन सब एरियाज में से ये 3 पर्सनस को चूज कर सकते हैं जो PM केयर फंड के ट्रस्टीज की तरह एक्ट करेंगे। अब PM केयर फंड के ट्रस्टीज और कौन कौन है? ये PM केयर्स जो है ये एक चैरिटेबल फंड है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं और इसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो इसके मेंबर होते हैं, ठीक है। फंड जो है ये माइक्रो डोनेशंस, मतलब ये लोगों को हेल्प करता है कि अगर किसी को सिर्फ 100 रुपीज़ का डोनेशन भी करना है ना कंट्री को डिजास्टर से बचाने के लिए, तो वो 100 रुपीज़ का डोनेशन भी कर सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ डोनेशंस भी कर सकते हैं। ये फंड जो है ये डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेसिटीज़ एंड एनकरेज द रिसर्च ऑन प्रोटेक्टिंग सिटीजन्स, कि सिटीजन्स को डिजास्टर से कैसे बचाना है उसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके लिए रिसर्च करना इसका मेन इंपॉर्टेंट काम है। उसके अलावा जो भी कंपनीज इसमें फंडिंग करती हैं PM केयर्स में, वो उनकी CSR को भी माना जा सकता है। मैंने आपको अभी बताया पहले भी कि अगर कोई पर्सन CSR करना चाहता है तो वो डायरेक्टली PM केयर्स में पैसा भी दे सकता है, और जो भी PM केयर्स में पैसा दिया जाता है वो 100% एग्जम्प्टेड है इनकम टैक्स एक्ट से, ठीक है। सो ये है। उसके अलावा 3 एक्स्ट्रा बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में 3 एक्स्ट्रा मेंबर
पहले 4 कौन ट्रस्टीज़ हैं? पीएम है, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर। ये 4 तो ट्रस्टीज़ हैं ही हैं। इसके अलावा 3 मेंबर्स को और ट्रस्टीज़ बनाया जा सकता है जो रिसर्च, हेल्थ, साइंस, सोशल वर्क, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फिलैंथ्रोपी के फील्ड से हो सकते हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज करंट अफेयर्स। आई होप यू पीपल लाइक्ड इट। प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।